नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत शासन अधिनियम 1919 की और आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ये जो है सम्मेलनों का परिणाम था। सम्मेलनों का परिणाम 1935 का अधिनियम अचानक नहीं आया, इसके पीछे कई घटनाएं और सम्मेलन थे। जैसे 1919 अधिनियम आया, उसके बाद साइमन कमीशन 1927, गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932, उसके बाद बनता है 1935 का अधिनियम। उससे पहले 1933 में आता है श्वेत पत्र। तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करें हम, 1919 का अधिनियम उसके बाद साइमन कमीशन, फिर आता है गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद श्वेत पत्र और फिर बनता है 1935 का अधिनियम। उन्नीस सौ उन्नीस का अधिनियम, फिर साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, श्वेत पत्र और फिर 1935 का अधिनियम बनता है। हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। सबसे पहले साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए की थी। इसका गठन 1927 में होता है। उन्नीस सौ 27 में गठन होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन होता है और इसकी नियुक्ति जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा होती है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। साइमन कमीशन की नियुक्ति का कारण क्या था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए यह कमीशन बनाया गया। उन्नीस सौ उन्नीस भारत शासन अधिनियम इसकी समीक्षा के लिए बनाया गया था।
इसकी समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया। और भारत में आगे के संवैधानिक सुधार, इसकी नियुक्ति के कारण क्या थे? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करना और भारत में आगे के संवैधानिक सुधार, संवैधानिक सुधारों के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया गया है। साइमन कमीशन की विशेषता, तो इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्या? नो इंडियन मेंबर। नो इंडियन मेंबर्स, नहीं, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारत में साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हुआ। साइमन कमीशन का भारत में जोरदार विरोध होता है और इसके विरोध में नारा देते हैं, नारे लगाए गए, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं और काले झंडे निकाले जाते हैं। काले झंडे निकाले जाते हैं और इसका जो है राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ। राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ। जब जिसका राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ तो पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज में ये एक माने हुए हमारे नेता थे लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय ये क्या होता है, तो ये लाला लाजपत राय जो है घायल हो गए, बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए और कुछ ही समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। क्या बाद में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद साइमन कमीशन, अब इसकी सिफारिशों को समझते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे साइमन कमीशन की सिफारिशों की। इसकी सिफारिशों की बात करें तो इसमें प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने की सिफारिश थी। प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में मजबूत सरकार, संघीय व्यवस्था का संकेत। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। अगली सिफारिश थी
प्रांतीय स्वायत्तता। अगली सिफारिश थी केंद्र में मजबूत सरकार। केंद्र में मजबूत सरकार। उसके बाद संघीय व्यवस्था का संकेत। संघीय व्यवस्था का संकेत। साइमन कमीशन ने आगे के संवैधानिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया और गोलमेज सम्मेलन का आधार बना। क्या उसके बाद हुआ गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन का आधार बनता है गोलमेज सम्मेलन का आधार बना और उसके बाद 1935 अधिनियम का मार्ग। यहां तक हमने बात की साइमन कमीशन की। अब बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद आता है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के विचार विमर्श के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। ये लंदन में आयोजित हुई थी स्थान सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए और कुल 3 सम्मेलन बुलाए गए। कितने? कुल 3 सम्मेलन बुलाए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हुआ। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31। तो इसमें जो है कांग्रेस जो है अनुपस्थित रही। कांग्रेस की अनुपस्थिति रही। और कारण क्यों अनुपस्थित रही? क्योंकि उस समय 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने
भाग लिया था। उन्नीस सौ 31 गांधी जी जो है कांग्रेस की तरफ से शामिल होते हैं। इसमें गांधी जी कांग्रेस की तरफ से शामिल होते हैं कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर। उसके बाद इसमें समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता होता है। इसका मुख्य मुद्दा था अल्पसंख्यकों का प्रश्न और सांप्रदायिक निर्वाचन। अल्पसंख्यकों का प्रश्न, अल्पसंख्यकों का प्रश्न और सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन। इसके बाद बात करते हैं हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। द्वितीय के बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये 1932 में होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तीसरे सम्मेलन में भी कांग्रेस ने जो है भाग नहीं लिया। कांग्रेस अनुपस्थित रही और इसका महत्व था संवैधानिक ढांचा तैयार करना। कांग्रेस अनुपस्थित और संवैधानिक ढांचा तैयार करना। संवैधानिक ढांचा तैयार करना। गोलमेज सम्मेलनों का सीधा परिणाम 1935 का अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद आता है श्वेत पत्र। अगला है श्वेत पत्र। गोलमेज सम्मेलन के बाद आया श्वेत पत्र। उन्नीस सौ 33 में श्वेत पत्र आता है। गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया, वर्ष 1933 में इसे प्रकाशित किया। इसका विषय था भारत का भावी संविधान और आधार 1935 का अधिनियम। प्रकाशन वर्ष क्या था? 1933। 1933 में इसे प्रकाशित किया गया और इसका विषय था
भारत का भावी संविधान। भारत का भावी संविधान, इसका आधार था 1935 का अधिनियम, और इसका आधार बनता है 1900 ये 1935 के भारत शासन अधिनियम का आधार बनता है। अब बात करेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1935 की। इन सभी सम्मेलनों और रिपोर्टों के बाद 1935 का अधिनियम 1935 का अधिनियम बना। तो ये किस किससे बना? साइमन कमीशन प्लस गोलमेज सम्मेलन प्लस श्वेत पत्र से मिलकर भारत शासन अधिनियम 1935 बनता है। साइमन कमीशन प्लस गोलमेज सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन प्लस श्वेत पत्र, इन सब से मिलकर क्या बनता है? भारत शासन अधिनियम 1935। इस प्रकार 1935 का अधिनियम सम्मेलनों और चर्चाओं का अंतिम परिणाम था, जिसने भारतीय संविधान की नींव रखी। भारत शासन अधिनियम 1935 यह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसे भारतीय संविधान का आधार भी माना जाता है। यह अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट, 3 गोलमेज सम्मेलन और श्वेत पत्र और संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता थी भारतीय संघ का प्रस्ताव। भारतीय संघ का प्रस्ताव पहली विशेषता थी भारतीय संघ का प्रस्ताव। भारत में संसदीय व्यवस्था बनाने की योजना थी। इसमें ब्रिटिश प्रांत प्लस देशी रियासतें दोनों ही शामिल होने थे, लेकिन रियासतों को शामिल न होने से यह लागू नहीं हो पाया। तो इसमें क्या क्या शामिल होना था? भारत में संसदीय व्यवस्था के लिए बनाया गया था। भारत में संसदीय व्यवस्था बनाने की योजना थी और इसमें
ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासतें। ये दोनों ही शामिल होने थे, लेकिन इसमें जो है देसी रियासतें वो है जो शामिल नहीं हुई। और देसी रियासतें शामिल ना होने से यह जो है अधिनियम यह है जो है अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव जो था वो लागू नहीं हो पाया। अगला है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों को स्वतंत्र शासन का अधिकार दिया गया। दूसरा है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों को स्वतंत्र शासन का अधिकार दिया गया। द्वैध शासन जो डायरकी को प्रांतों से हटा दिया गया और मंत्रियों को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बनाया गया। इसमें क्या किया गया? प्रांतों को स्वतंत्र शासन का अधिकार प्रांतों को स्वतंत्र शासन का अधिकार दिया गया। दूसरा है द्वैध शासन जो है वो द्वैध शासन को प्रांतों से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। हटा दिया गया और मंत्रियों को जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। क्या? मंत्री जो थे मंत्रियों को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। तीसरी विशेषता थी केंद्र में द्वैध शासन। तीसरी विशेषता की बात करें, केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। केंद्र में विषयों को दो भागों में बांटे गए। केंद्र के विषय जो थे उन्हें विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला था आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में क्या किया गया? गवर्नर जनरल था। आरक्षित विषय जो है वो गवर्नर जनरल के पास थे। दूसरा था हस्तांतरित विषय। ये विषय जो है मंत्रियों को दिए गए। किसे? मंत्रियों के पास। अगला है विषयों का विभाजन। इन्हें दो भागों में बांटा गया। फिर जो विषय थे उनका विभाजन किया गया। विषयों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। संघ सूची, प्रांतीय सूची, संघ सूची, प्रांतीय सूची।
तीसरी थी संप्रति सूची। यही व्यवस्था बाद में संविधान में भी अपनाई गई। अगला है संसदीय न्यायालय की स्थापना। पांचवा है संसदीय न्यायालय की स्थापना। उन्नीस सौ सैंतीस में क्या होता है, फेडरल कोर्ट बनाया गया। 1937 में क्या बनाया गया, फेडरल कोर्ट या संसदीय न्यायालय। फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट बनाया गया। संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय बनाया गया। यही आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट का आधार बना। क्या यही आगे चलकर क्या बन गया, सुप्रीम कोर्ट। यही आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट का आधार बनता है। छठी विशेषता की बात करें, छठी विशेषता मताधिकार। मताधिकार का विस्तार किया गया। वोट देने का अधिकार पहले से ज्यादा लोगों को दिया गया। लगभग 10% आबादी को मताधिकार मिला। वोट देने का अधिकार पहले से ज्यादा लोगों को, और लगभग 10% आबादी। दस प्रतिशत आबादी को मताधिकार मिला। सातवां है पृथक निर्वाचन व्यवस्था। पृथक निर्वाचन व्यवस्था जारी की गई। अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रणाली रखी गई। इसमें क्या था, अलग समुदाय के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली। अगला है 8वां, रिजर्व बैंक की स्थापना। रिजर्व बैंक की स्थापना
इसी अधिनियम के आधार पर 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। इसी अधिनियम के आधार पर 1935 में क्या होता है, आरबीआई की स्थापना होती है। अब बात करेंगे हम इसके कमियों की। इस अधिनियम में कुछ कमियां भी थी। इस अधिनियम की कमियां क्या थी? तो गवर्नर जनरल को बहुत अधिक शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल को बहुत अधिक शक्तियां, संघीय योजना लागू नहीं हो सकी। अगला है पूर्ण स्वराज नहीं मिला और ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा। गवर्नर जनरल जो था उसे क्या किया गया, अधिक शक्तियां। उसके बाद संघीय योजना लागू नहीं हो सकी। जो संघीय योजना थी वो लागू नहीं हो सकी। अगला है पूर्ण स्वराज नहीं मिला। चलिए, पूर्ण सुशासन नहीं मिला। पूर्ण सुशासन नहीं मिला और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण जो है बना रहा। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बना रहा। भारतीय संविधान की कई व्यवस्थाएं यहीं से ली गई हैं। संघीय ढांचे की शुरुआत, प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई। इसका महत्व क्या था? भारतीय संविधान की कई व्यवस्थाएं यहीं से ली गई हैं। संघीय ढांचे की शुरुआत, संघीय ढांचे की शुरुआत, प्रांतीय स्वायत्तता, लागू। तो दोस्तों, यह था भारत शासन अधिनियम 1935 का पूरा लेक्चर। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।